नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज हम लेकर आए हैं राजनीतिक बहस की सबसे बड़ी कहानी। कहानी शुरू होती है गुरुवार को, जब कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा, देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। राहुल गांधी के इस बयान में खास तौर पर जेनजी शब्द का इस्तेमाल किया गया और यहीं से शुरू होती है राजनीति की नई जंग। दोस्तों, राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में युवाओं और छात्रों और नई पीढ़ी पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि ये पीढ़ी लोकतंत्र को बचाएगी और संविधान की रक्षा करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान को हाथों हाथ लपक लिया और राहुल गांधी पर हमला बोल दिया। शुक्रवार का पूरा दिन भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने राहुल गांधी पर यह आरोप लगाने में बिताया कि वे भारत में नेपाल जैसी अराजकता फैलाना चाहते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने जेनजी शब्द का जिक्र किया था और हाल ही में नेपाल में जेनजी युवाओं ने बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाकर सरकार बदल दी थी। भारतीय जनता पार्टी ने इस संदर्भ को उठाया और कहना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी भारत में भी वैसी ही उथल पुथल पैदा करना चाहते हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को सीधा निशाने पर लेते हुए कहा कि राहुल भारत में गृह युद्ध फैलाना चाहते हैं। दुबे ने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी वही रास्ता अपना रहे हैं जो कभी उनके दादा जवाहरलाल नेहरू ने अपनाया था। दुबे ने कहा कि नेहरू ने देश का बंटवारा करवाया था, अब राहुल गांधी भी विदेशी ताकतों, खासकर सोरेस फाउंडेशन के इशारे पर देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। निशिकांत दुबे यही नहीं रुके, उन्होंने राहुल गांधी को देश छोड़ने तक की सलाह भी दे डाली और कहा कि अगर राहुल को नेपाल और बांग्लादेश की राजनीति इतनी ही पसंद है तो वो वहीं चले जाए। ये विरोध का या प्रतिक्रिया देने का आजकल देश में नया तरीका बन चुका है। दोस्तों, दुबे ने एक्स पर एक लंबी पोस्ट लिखते हुए 3 बड़े तर्क दिए। उन्होंने कहा कि पहला, जनजी परिवारवाद के खिलाफ है। ये वे नेहरू, इंदिरा, राजीव, सोनिया के बाद राहुल गांधी को क्यों बर्दाश्त करेगा। दूसरा, जनजी भ्रष्टाचार के खिलाफ है तो वो कांग्रेस को क्यों नहीं भगाएगा। और तीसरा, अगर बांग्लादेश में इस्लामी राष्ट्र और नेपाल में हिंदू राष्ट्र बन सकता है तो भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाया जाए। निशिकांत दुबे के इन बयानों को मीडिया ने जमकर उठाया और ये चर्चा का विषय बन गया। दोस्तों, इसके बाद बीजेपी के कई दूसरे नेताओं ने भी राहुल गांधी पर तीखे हमले किए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल युवाओं को भड़काकर देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। रविशंकर प्रसाद ने भी यही आरोप दोहराया कि कांग्रेस नेता युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश स्तर के नेताओं ने तो पूरे दिन राहुल गांधी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सोशल मीडिया पर अभियान चलाया। यहां गौर करने वाली बात यह है कि जब भी कोई बड़ा जन आंदोलन हुआ है तब सत्ताधारी दल ने उसे अराजक कहकर खारिज किया है, लेकिन इतिहास यह भी बताता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस खुद ऐसे कई आंदोलनों का हिस्सा रहे हैं जिन्हें कभी अराजक कहा गया था। 1974-75 का दौर याद कीजिए दोस्तों, जब जयप्रकाश नारायण ने बिहार से एक बड़ा जन आंदोलन छेड़ा था जिसे इतिहास में जेपी मूवमेंट कहा गया था। उस आंदोलन में जेपी ने युवाओं, छात्रों, यहां तक कि सेना और पुलिस से भी बगावत करने की अपील की थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस आंदोलन को अराजक बताया था और बाद में देश में इमरजेंसी लागू हुई थी, ये सबको पता है। लेकिन इस आंदोलन में
भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से जुड़े कई बड़े नेता शामिल थे, जिनमें अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे नाम प्रमुख तौर पर लिए जा सकते हैं। तो आंदोलनों को अराजक कहने का यह सिलसिला हम नया नहीं कह सकते हैं। फ्रांस के मशहूर लेखक और इतिहासकार क्रिस्टो जफरटल ने 2015 में इंडियन एक्सप्रेस में लिखा था कि यही जेपी मूवमेंट था जिसने भारतीय जनता पार्टी को मुख्य धारा की राजनीति में प्रवेश दिलाया था। यानी जिस आंदोलन को इंदिरा गांधी ने अराजक कहा, वही आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के लिए सीडी का काम करता हुआ नजर भी आया था। उस दौर में सबको याद है कि किस तरह से 1977 में जो है वो सरकार बदल गई थी और पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार सत्ता में आई थी। इसके बाद की बात करते हैं, 2013 का समय याद कीजिए दोस्तों। दिल्ली में निर्भया गैंग रेप और हत्या की घटना के बाद जब देश भर में गुस्से की लहर उठी, तो उसी आंदोलन भ्रष्टाचार विरोधी ताकतों ने जोर पकड़ा। अन्ना हजारे के नेतृत्व में लोकपाल या जन लोकपाल लाने की मांग उठी। आरएसएस ने इस आंदोलन को समर्थन दिया। योग गुरु रामदेव और श्री श्री रविशंकर जैसे चेहरों ने इसे हवा दी। उस समय कांग्रेस सत्ता में थी और उसने इस आंदोलन को अराजक बताया था। लेकिन कुछ ही समय बाद चुनाव हुए और कांग्रेस को करारी हार झेलनी पड़ी। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। जन लोकपाल की मांग धीरे धीरे ठंडी पड़ गई, लेकिन आंदोलन ने राजनीति का पूरा परिदृश्य ही बदल कर रख दिया था। यही बात भारतीय जनता पार्टी सांसद निशिकांत दुबे ने भी अपने बयान में मानी है। उन्होंने कहा कि 2013 में लाखों लोग सड़क पर उतरे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हिंसा नहीं भड़काई। सवाल यह है कि जब उसी तरह का आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ खड़ा हुआ, तब भारतीय जनता पार्टी ने उसे समर्थन दिया। लेकिन अब जब राहुल गांधी युवाओं को आवाज दे रहे हैं, तो उसे अराजक करार दिया जा रहा है। मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में युवा शक्ति की अहमियत नई नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की जीत का श्रेय जैन जी को दिया था। उस समय बीजेपी ने एक कैंपेन चलाया था, मोदी युवा शक्ति, और पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं ने ही उन्हें दोबारा सत्ता में पहुंचाने का काम किया है। यही वजह है कि आज जब राहुल गांधी उसी जैन जी की बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को खतरा महसूस होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि युवाओं के नाम पर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ये देश का युवा कहता है। और प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर भी बेरोजगारी दिवस मनाया गया। बिहार जैसे राज्यों में जहां बीजेपी जेडीयू की सरकारें हैं, वहां नौकरी मांगने वाले युवाओं पर लाठियां बरसाई जाती है। सवाल यह है कि क्या ये वही जैन जी है जिस पर कभी मोदी ने भरोसा जताया था। 2020-21 में किसानों का आंदोलन भी कुछ इसी तरह से सत्ता और जनता के बीच टकराव का प्रतीक बना। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लाखों किसान दिल्ली की सीमाओं पर आकर बैठ गए। लेकिन इस आंदोलन को भी भारतीय जनता पार्टी ने अराजक करार दिया था। खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे अराजक कहा था। आरएसएस ने अपनी रिपोर्ट में भी इस आंदोलन को अराजक बताया। आंदोलन कर रहे किसानों को खालिस्तानी और देश विरोधी भी कहा गया था, ये सबको याद है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस दौरान आंदोलन जीवी शब्द का इस्तेमाल किया था और गृह मंत्री समेत दूसरे नेताओं ने आंदोलनकारियों को अर्बन नक्सल करार दिया था। और आज भी यह अर्बन नक्सल हवाओं में तैर रहा है। राहुल गांधी पर अर्बन नक्सल होने का आरोप भी आज दोबारा से लगाया जा रहा है। यही पैटर्न सीएम विरोधी आंदोलन और शाहीन बाग के मामले में भी देखने को मिला। जब नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जामिया, जेएनयू और एएमयू के छात्रों ने आवाज उठाई, जब महिलाओं ने शाहीन बाग में धरना दिया,
तो बीजेपी नेताओं ने उन्हें देश विरोधी और अराजक करार दिया था। यहां तक कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंच से नारा लगवाया, देश के गद्दारों को और गोली मारो डैश डैश डैश, क्योंकि वो शब्द हम यहां पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस बयान ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था और इसके बाद दिल्ली में भयंकर दंगे हुए थे, ये कोई नहीं भूल सकता। इतिहास बताता है कि सत्ता में बैठी हर पार्टी जन आंदोलन को अराजक कहती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जब वही पार्टी विपक्ष में होती है तो आंदोलन का हिस्सा बन जाती है। राहुल गांधी का जेनजी वाला बयान भी इसी संदर्भ में देखा जा सकता है। कांग्रेस कहती है कि युवा ही लोकतंत्र को बचाएंगे, जबकि बीजेपी इसे अराजक का संदेश बता रही है। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या राहुल गांधी का यह बयान युवाओं को सशक्त करने वाला है या फिर बीजेपी सही कह रही है कि यह अराजकता की राह दिखाने वाला बयान है? क्या हर जन आंदोलन को अराजक कहना लोकतंत्र को कमजोर करना है या फिर ये सत्ता की मजबूरी है? आपका क्या मानना है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।